Hello everyone, welcome to Saraswati IAS. We are presenting UGC NET JRF practice series in political science. In this series, first of all, we are covering Indian Constitution and political system. And our today's topic in the same series is directive principle of state. As you know that we are covering 10 questions in a lecture. So here are the 10 questions, and the first question from the same is on the screen. तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है पार्ट 6, दूसरा ऑप्शन है पार्ट 4, तीसरा ऑप्शन है पार्ट 7, चौथा ऑप्शन है पार्ट 4A. हिंदी में एक बार देख लेते हैं. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के किस भाग में रखा गया है? पहला ऑप्शन है पार्ट 6, दूसरा ऑप्शन है पार्ट 4, तीसरा ऑप्शन है पार्ट 7 और चौथा ऑप्शन है पार्ट 4A. इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ जानकारी हम एक बार देख लेते हैं. जब भी हम डीपीएसपी की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ऑफ स्टेट पॉलिसी शॉर्ट में हम इसको डीपीएसपी भी कह सकते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत. तो संविधान में किस भाग में रखा गया है या किस आर्टिकल में इसको रखा गया है, उससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं. जब हम भाग की बात करते हैं तो पार्ट 4 या भाग 4 में इसको रखा गया है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी का जिक्र किया गया है. अगर हम सबसे पहले देखें कि डीपीएसपी बेसिकली होते क्या है या इनको संविधान में क्यों रखा गया, तो डीपीएसपी जैसे कि इसके नाम से ही आप देख लेते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, या हिंदी में बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत. नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी राज्य की नीतियों में निर्देशात्मक सिद्धांत या राज्य की नीतियों को निर्देश करने के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं या नीतियां बनाई जाती हैं, वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं. अगर हम इसके आर्टिकल 37 में भी देखें तो 37 में ये कहा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो शासन में मूलभूत है. शासन में क्या है? शासन में मूलभूत है. यानी जब भी राज्य कोई नीति बनाएगी या जब भी कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाएगा जो बेसिकली कल्याणकारी हो या एक विकासात्मक प्रक्रिया हो, तो उसमें राज्य इन सिद्धांतों को मान्यता देगा या इनको कंसीडर करेगा. ये राज्य का कर्तव्य होगा. इसके अलावा अगर हम इसका उद्देश्य देखें कि बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों संविधान में रखा गया, तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, कल्याणकारी कार्यों के लिए, कल्याणकारी राज्य कार्यों के लिए इसको संविधान में रखा गया. इसके अलावा सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए, आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए, स्थापना करने के लिए इनको संविधान में ऐड किया गया. तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, मैं आपको बता चुकी हूँ. पार्ट 4 में डीपीएसपी को रखा गया. तब हम अपना आंसर देख सकते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है. तो भाग 4, इसको रखा गया है भाग 4 यानी भाग 4. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेड द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट. ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है 12 से 35, दूसरा ऑप्शन है 35 से 51, ऑप्शन सी 36 से 51, ऑप्शन डी 12 से 34. हिंदी में देख लेते हैं. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 12 से 35, ऑप्शन बी 35 से 51, ऑप्शन सी 36 से 51, ऑप्शन डी 12 से 34. तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले हमने एक्सप्लेनेशन देखा है कि आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
तीसरा क्वेश्चन है, which constitution the directive principles of state policy have been borrowed from? Option A, Irish Constitution. Option B, Spanish Constitution. Option C, English Constitution. Option D, German Constitution. हिंदी में देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांतों को किस संविधान से उधार लिया गया है या किस संविधान से अडॉप्ट किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है आयरिश संविधान, हमारा दूसरा ऑप्शन है स्पेनिश संविधान, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी संविधान, चौथा ऑप्शन है जर्मन संविधान। तो इसका सही आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आयरिश संविधान। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में आयरिश संविधान से प्रेरित होकर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, who described the directive principles of state policy as novel feature? Option A, B.N. Rao. Option B, Dr. B.R. Ambedkar. Option C, Grenville Austin. Option D, A.V. Dicey. हिंदी में एक बार देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नई विशेषताओं के रूप में किसने वर्णित किया है? ऑप्शन ए है B.N. राव ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन ने और ऑप्शन डी है A.V. डाइसी ने। इसका ऑप्शन भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो इसका राइट आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को नॉवल फीचर्स की तरह से परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, who described the directive principles of state policy as the conscience of the constitution? ऑप्शन ए है B.N. राव, ऑप्शन बी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी है A.V. डाइसी। हिंदी में एक बार फिर से देख लेते हैं। किसने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा बताया है? पहला हमारा ऑप्शन है B.N. राव, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, चौथा ऑप्शन है A.V. डाइसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, who among the following considered directive principle as instrument of social revolution? ऑप्शन ए है B.N. राव, ऑप्शन बी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी है A.V. डाइसी। यहाँ पे डाइसी होगा, मिस्टेकली यहाँ पे रह गया। हिंदी में देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का साधन माना है? ऑप्शन ए है B.N. राव ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ऑप्शन डी है A.V. डाइसी ने। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी लास्ट में हमने जो 2 क्वेश्चन देखे हैं उनमें से ही किसी ने इसको बताया है सामाजिक क्रांति के रूप में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को सामाजिक क्रांति के रूप में परिभाषित किया है या इसका साधन माना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिक द इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, हम इनकरेक्ट की बात करें, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन टिक करना है। हमारा ऑप्शन ए है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। ऑप्शन बी है टू प्रमोट SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन सी है ये आर्टिकल 47। ऑप्शन सी है टू प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, आर्टिकल 47 अगेन। ऑप्शन डी है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 50। हिंदी में देख लेते हैं। गलत विकल्प पर टिक कीजिए, गलत विकल्प पर निशान लगाइए, गलत बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का आयोजन करना, अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग को अन्याय और शोषण से सुरक्षा, अनुच्छेद
47। ऑप्शन सी नशा पेय और ड्रग्स के उपभोग को प्रतिबंधित करना, अनुच्छेद 47। ऑप्शन डी न्यायपालिका को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यकारी राज्यों से अलग करना। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो ग्राम पंचायतों का आयोजन ऑप्शन अनुच्छेद 40 में है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग को अन्याय और शोषण से सुरक्षा, ये आर्टिकल 47 में नहीं है। इस प्रोविजन को आर्टिकल 46 में दिया गया है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको आंसर मिल गया होगा, हमारा इनकरेक्ट यही है। इसके हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नशा पेय और ड्रग्स के उपभोग को प्रतिबंधित करना अनुच्छेद 47 में है, ये करेक्ट ऑप्शन है। न्यायपालिका को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यकारी राज्य से अलग करना, ऑप्शन 50, ये भी करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट जो हमारा टिक है या इनकरेक्ट हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैज नॉट बीन डन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 42nd अमेंडमेंट 1976। ऑप्शन बी है 44th अमेंडमेंट 1978। ऑप्शन सी है 86th अमेंडमेंट 2002। ऑप्शन डी है 24th अमेंडमेंट 1971। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन निर्देशक सिद्धांतों में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन 2002 और ऑप्शन डी है 24वां संविधान संशोधन 1971। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले संविधान में कितने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं, फिर आप उसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे। तो जब भी हम बीपीएसपीज में अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो डीपीएसपीज में किए गए। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो किया गया है 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था। इसके बाद 44th अमेंडमेंट जो 1978 में किया गया था। इसके बाद है 86th अमेंडमेंट जो 2002 में किया गया था और उसके बाद एंड लेटेस्ट 97th अमेंडमेंट जो 2011 में किया गया था। तो बेसिकली इन अमेंडमेंट्स के अंदर कुछ कुछ प्रोविजंस किए गए थे या कुछ कुछ संशोधन किए गए थे। जब हम आर्टिकल 42 की बात करते हैं तो बेसिकली 4 क्लॉजेस में जोड़े गए थे। तो जब हम पहले क्लॉज की बात करते हैं तो आर्टिकल 39 में जोड़ा गया बच्चों के स्वस्थ विकास और अवसरों को सुरक्षित करना। बच्चों के स्वस्थ विकास दूसरी साइड ले लेते हैं, यहां पर हम डिस्कस करते हैं। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। अवसरों को सुरक्षित करना आर्टिकल 39 में एक लॉ जोड़ा गया था। इसके बाद दूसरा प्रोविजन जो जोड़ा गया है वो है आर्टिकल 42 में ही दूसरा प्रोविजन जोड़ा गया है कि समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निशुल्क न्याय प्रदान करना। हमारा जो तीसरा क्लॉज जोड़ा गया है वो बेसिकली 43 में जोड़ा गया है, जो 43A है। इसमें है उद्योगों के
प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, में श्रमिकों की भागीदारी। चौथा जो क्लॉज जोड़ा गया है वो बेसिकली आर्टिकल 48 में ए जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण, या इसको कह सकते हैं हम पर्यावरण संरक्षण, या इसको कह सकते हैं पर्यावरण और जो वन है या वन्य जीव है उनकी सुरक्षा करने के लिए ये क्लॉज जोड़ा गया 48A में। तो ये बेसिकली 4 प्रोविजन है जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपीस में जोड़े गए हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर, आर्टिकल 39। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निःशुल्क न्याय प्रदान करना, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और आर्टिकल 40A पर्यावरण संरक्षण या वन्य जीवों की सुरक्षा। तो ये हमारे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए। अब हम बात करते हैं 44th अमेंडमेंट की। 44th अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट में बेसिकली आर्टिकल 38 की लैंग्वेज में चेंज किया गया है। कोई अलग से सब क्लॉज नहीं जोड़ा गया है, बस इसकी लैंग्वेज में चेंज किया गया है। वो ये है कि जो राज्य है वो अपने देश में या देश में आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे, में असमानता को समाप्त करे। अगर इसको सिंपल भाषा में देखें तो हम कह सकते हैं जो इनकम डिफरेंसेस हैं उनको बेसिकली कम करने के लिए 44th अमेंडमेंट में आर्टिकल 38 की लैंग्वेज में चेंज किया गया है। तो 44th अमेंडमेंट ने देख लिया। अब हम बात करते हैं 86th अमेंडमेंट में। तो 86th अमेंडमेंट में जो चेंजेस किए गए हैं वो बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड किए गए हैं। प्राइमरी एजुकेशन जो आर्टिकल 45 के अंडर है। तो हम देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, जिसको आर्टिकल 26 में जोड़ा गया। तो बेसिकली इसमें कहा गया कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। लेकिन जब हम 86 अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी लैंग्वेज चेंज करके ये कहा गया कि जो 6 साल से कम बच्चे हैं, 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको राज्य क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा। तो ये हमारा 86 अमेंडमेंट है। जब हम 97th अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 97 अमेंडमेंट जो 2011 में किया गया, तो बेसिकली इसमें जो सहकारी संस्थाएं होती हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनकी स्थापना और संचालन व प्रबंधन को बढ़ावा देना, जो कि आर्टिकल 43 में जोड़ा गया क्लॉज बी में। तो हमने ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट जो डीपीएसपीज में किए गए हैं उनको देख लिया। 42nd अमेंडमेंट, 44th, 86 और 97th अमेंडमेंट। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन निर्देशक सिद्धांतों में नहीं किया गया। तो अभी हमने डिस्कस किया है 42nd अमेंडमेंट, जिसमें बेसिकली 4 प्रोविजन किए गए, ये अमेंडमेंट किया गया है। 44th अमेंडमेंट जिसमें एक प्रोविजन किया गया है, ये अमेंडमेंट किया गया है। 86th अमेंडमेंट प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया है। तो ऑप्शन जो डी है ये अमेंडमेंट नहीं किया गया। 24th अमेंडमेंट जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट में बेसिकली किया गया था, जिसमें सामान्य विधि और संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किए गए थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 24वां संविधान संशोधन अब डीपीएसपीज में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारा
97th amendment added which of the following provision to directive principles? पहला ऑप्शन है to take steps to secure the participation of workers in the management of the industries, 43A. Option B है to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities, Article 38. Option C है to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic controlling and professional management of cooperative societies, Article 43B. Option D है to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas, Article 43. हिंदी में देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। 97वां संशोधन में निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। ऑप्शन बी है आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। ऑप्शन सी है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में ऑलमोस्ट जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनसे रिलेटेड जानकारी हमने ली है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये क्लॉज आर्टिकल 97 जो कि 2011 में किया गया था, इसमें जोड़ा गया। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो अभी मैंने बताया है कि श्रमिकों की भागीदारी, मैनेजमेंट में भागीदारी आर्टिकल 42 अमेंडमेंट 42 के अंडर किया गया है। अगर हम इसको देखें तो अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया है। और अगर हम इसको देखें तो ये किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से ही डीपीएसपीज में जोड़ा गया था, तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। 42nd constitutional amendment added 4 new provisions in directive principles which is not added from the following options. Option A है to secure opportunities for healthy development of children, 39. Option B है to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor, Article 39A. Option C है to take steps to secure the participation of workers in the management of the industries, Article 43A. Option D है to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities, Article 38. हिंदी में देख लेते हैं 10वां प्रश्न। 42वें संविधान संशोधन में निर्देशक सिद्धांतों में 4 नए प्रावधान जोड़े गए जिन्हें निम्नलिखित विकल्पों में नहीं जोड़ा गया था, या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 42वें संविधान संशोधन के थ्रू नहीं जोड़ा गया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन बी है समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। ऑप्शन डी है आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने के लिए। तो हमने 42nd अमेंडमेंट में जो भी प्रोविजन किए गए हैं उनको हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने वाला जो प्रोविजन है वो 42nd अमेंडमेंट में नहीं जोड़ा गया था, ये 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था उसमें जोड़ा गया है। बाकी जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं इनको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद मी। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।